नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम मुगल कालीन प्रशासन में जो आईने देसाला व्यवस्था अपनाई थी, जैसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसे जानने का प्रयास करेंगे कि आईने देसाला ये व्यवस्था जो भूराजस्व के स्तर पर अपनाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसने अपनाई थी, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आईने देसाला व्यवस्था को लागू प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था। तो अकबर था। अकबर के शासनकाल में इस व्यवस्था को लाया गया और इसके प्रणेता कौन थे, उनके वित्तीय सलाहकार टोडरमल जी थे, जिन्होंने इस व्यवस्था का विकास के निर्माण किया। और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि इसमें हमें क्या करना था, भू राजस्व सुधार और राज्य की आय में वृद्धि। मतलब हमें जो उसकी भू राजस्व की व्यवस्था थी, उसको कैसे हम सुधार कर उसमें राज्य की आय को और अच्छा बना सकें, राज्य की आय में वृद्धि कर सकें और भ्रष्टाचार को निम्न कर सकें। आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में अकबर ने ना ही भू राजस्व व्यवस्था के लिए कार्य किया, बल्कि उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि मनसबदारी व्यवस्था के लिए भी कार्य किया। अर्थात एक प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसमें भ्रष्टाचार कम हो और शासन सुशासन ज्यादा हो, ताकि लोगों के कल्याणकारी कार्य ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो सके। तो उन्होंने उनकी अब मनसबदारी व्यवस्था भी देखेंगे और हम उनकी टोडरमल द्वारा जो निर्मित की गई देसाला व्यवस्था पर भी आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, मनसबदार की बात करें तो मनसब जो शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रशासनिक पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जो प्रशासनिक पद होता था, उसमें सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के पद आते थे और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दक्षता और योग्यता पर बल देते हुए हम ऐसे लोगों को अपने प्रशासन में नियुक्त करें जो योग्य हों, ताकि प्रशासन की कार्य क्षमता में सुधार हो सके, कार्य संस्कृति में सुधार हो सके और उनके कार्य निष्पादन की दर को, वर्क परफॉर्मेंस की दर को ऊंचा करके बढ़ाकर वो अपने प्रशासकीय कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित कर सके और जन कल्याण के कार्यों को वो पूरा कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में प्रशासन का एक ऐसा योग्य स्तर स्थापित करना, ताकि जनता जनता का और जो शासन है उसके बीच में जो एक विश्वास है, एक कह सकते हैं खुशहाली नुमा वातावरण है, उसको स्थापित करना। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रशासन है और प्रशासन के लिए हम दोनों मिलकर ऐसे कार्य करें कि जनता और प्रशासन सहयोग करे, ताकि हम एक ऐसे अच्छे देश का, राज्य का निर्माण कर सकें। यही उद्देश्य था अकबर का और आज भी यही उद्देश्य है सरकार का, कि सरकार भी यही चाहती है कि हम योग्य प्रशासकों को नियुक्त करके प्रशासन को मजबूत बना सकें। और वित्तीय व्यवस्था में भी हम ऐसी व्यवस्थाओं को निर्मित करें, ताकि हम प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं या मध्यकाल में जो भी व्यवस्थाएं अपनाई गई, उनसे हम इतिहास में सीख लेते हैं और उसी से सीख लेकर वर्तमान में हम सुधार करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें। तो प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं से हमें सीख मिलती है कि हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए और हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं वर्तमान व्यवस्थाओं में। तो आइए हम चलते हैं इसकी अकबर की देसाला व्यवस्था पर। इसका मुख्य उद्देश्य आप सबको पता है कि राज्य की आय में वृद्धि करना है, इसलिए उसने इस व्यवस्था को अपनाया और लागू किया। भूमि की सबसे पहले इसकी प्रक्रिया जो हमने देखी, तो हमने इसके सहूलियत के लिए, इसकी समझने के स्तर पर हमने इसके कितने चरण बना लिए, 6 चरण बना लिए, ताकि यह आसानी से हमें समझ में आ सके। सबसे पहली बात है भूमि की पैमाने। तो जो आपके पास सरकारी भूमि है, जो आपके पास सरकारी भूमि है, या जो आपके पास कोई भी अधीन भूमि है सरकार के पास, या कह सकते हैं जो एक बड़ा भूखंड है आपके पास, एकता कह सकते हैं, या जो प्रांतीय स्तर पर भूमि है, उन सब भूमि की सबसे पहले इसने पैमाइश करवाई। मुख्य उद्देश्य यही होता है राजा का कि पहले ये तो पता चले कि हमें हमारे पास भूमि कितनी है, तब तो हम लगान वसूल करेंगे। तो पहले भूमि की पैमाइश कराई गई। इसके पश्चात भूमि का वर्गीकरण। अब बताइए, कोई भी राजा होगा तो उसे पता है कि भाई मेरे पास 100 बीघा जमीन है या 100 एकड़ जमीन जो भी है। अब उसके बाद ये तो पता करना है कि ये भूमि किस काम की है, मतलब ये भूमि उपयोगी भी है कि नहीं है। पता चला कि 100 में से 50 बीघा या 50 एकड़ भूमि उसकी उपयोग में ही नहीं आ रही, तो क्या मतलब फिर ऐसी भूमि। तो उसने भूमि की माप कराने के पश्चात भूमि का भी वर्गीकरण कराया। 2 प्रकार से वर्गीकरण कराया बच्चों। एक तो बारंबार फसल बारंबारता के आधार पर, एक उत्पादकता के आधार पर। फसल बारंबारता का मतलब है कि ऐसी भूमि जहाँ फसल 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 5 साल के बाद हो भी रही है कि नहीं हो रही, मतलब वहां पर फसल की जो बारंबारता है वो क्या है। तो जहाँ हर साल फसल होती थी, उसे अकबर ने कहा कि ऐसी भूमि को हम खोलज में रखेंगे। और जहाँ 1 साल बाद फसल होती थी, उसे परती कहा। जैसे हम आज भी परती शब्द का यूज करते हैं, तो भैया मैंने इस साल मेरी जमीन को परती छोड़ दिया, मतलब मैंने साल में 2 बार फसल ले लिया, अब मैं
क्योंकि हमारे देश में गर्मी और सर्दी दो मौसम होते हैं विशेष रूप से, इसलिए दो फसलें भी हमारे देश में दिखाई दे। बरसात बरसात का मौसम आता है एक तो हमारे यहाँ, और एक सर्दी का मौसम आता है। तो खरीफ और रबी की फसल मुख्य रूप से हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलती है। तो वो 1 वर्ष में जो 2 फसल की गई है, कितनी 2 फसल कर ली, इसके बाद वो 1 साल के लिए भूमि को क्या छोड़ दिया जाता है, परती, ताकि भूमि अपनी उर्वरक शक्ति को फिर से पुनः प्राप्त कर सके। इसलिए परती छोड़ा जाता है कि फिर से उत्पादक तत्व भूमि को इतना समय दे दिया जाए 1 साल की भूमि फिर से अपने जो भी उसमें खनिज तत्व है उनको फिर से अपने रिन्यू कर सके, अपने आप को फिर से डेवलप कर सके। तो 1 वर्ष के लिए, और चाचर का मतलब है जहाँ 3 से 4 वर्ष में एक बार फसल की जाती थी, है ना, और जहाँ 5 वर्ष से भी अधिक फसल नहीं ली जाती तो उसे बंजर भूमि कहते थे, ताकि उसे पता तो चले कि मेरे पास 100 में से, मान लीजिए उसके पास कितनी जमीन है, मान लीजिए उसके पास 100, उसने भूमि की पैमाइश कराई, है ना, भूमि की पैमाइश उसने किसमें कराई, उसकी इकाई होती थी गजे इलाई, है ना, जो 41 अंगुल के बराबर होती थी। और भूमि की पैमाइश किससे कराई जाती थी, बांस की डंडी से। किससे कराई जाती थी, बांस की डंडी। ऐसी बांस की डंडी होती थी जिसमें बीच बीच में लोहे की कड़ियां लगी होती थी, है ना। पहले सन की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, और उसने सन की रस्सी के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया, बांस की डंडी का, क्योंकि बांस की डंडी का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सन की रस्सी क्या हो जाती थी, जब गीली हो जाती थी तो सिकुड़ जाती थी। बांस की डंडी और उसमें भी लोहा की पत्तियां लगी हुई है, वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकती, कम ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए इसने क्या किया, बांस की डंडी का इस्तेमाल किया, ठीक है, भूमि की पैमाइश में। और इकाई इलाई गज थी, तो मान लीजिए इलाई गज में इसने 100, इसके पास इलाई गज है, तो इसने उसमें से देखा कि भाई मेरे पास कौन सी भूमि है, पोलज भी है उसमें से, कि मान लीजिए इसके पास पोलज भूमि कितनी है, मान लीजिए पोलज भूमि कितनी है, 20 बीघा, 20 है। परती भूमि मान लीजिए 10 है, चांचर भूमि भी 10 है ना, और बंजर भूमि भी कितनी है, 20 मान लीजिए। तो 20 और 20 40 और 20 60। तो इससे पता चल गया कि इसके पास उपयोगी जमीन कितनी है ना, मतलब कि इससे पता चल गया कि भाई ये इसको ले लो आप, कितना 40 ले लो, है ना, और इसको ले लो 40 और 20 60, इसको भी ले लो कि भाई 60, और इसको ले लो 20 20। तो इसे पता चल गया कि यही जो 60 बीघा जमीन है, यही सबसे ज्यादा उपयोगी है मेरी, मतलब मेरे पास पोलज जो भूमि है वो 40 बीघा है, और प्रति भूमि मेरे पास कितनी है, 20 है। इसके बाद चाचर और बंजर भूमि 20 20 है। तो उसे ये पता चल गया कि मेरे पास जो उपयोगी भूमि है, और उसको भी भूमि को किसमें उत्पादकता के आधार पर भी कन्वर्ट करता था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तो ये उत्पादकता के आधार पर ये कैसी भूमियां होंगी, उत्तम भूमियां होंगी, और ये कैसी भूमि होगी, मध्यम भूमि, और ये जो निम्न, जिसमें की उत्पादकता कम होती होगी। तो उसने ये भी डिफाइन किया कि भाई फसल की बारंबारता के आधार पर और उत्पादकता के भी आधार पर उसने भूमि को 3 बिंदुओं में डिफाइन किया, कि उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और आपकी निम्न भूमि। तो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति रहा होगा जिसने की भूमि का डेफिनेशन तय किया, कि भाई हमें ये तो पता हो, आप बताइए आपके पास सामान है, मान लीजिए आपके पास घर में सामान है, या आपके पास कोई भी चीज है, बंदूक है आपके पास, 100 बंदूक है। अब भाई ये 100 बंदूक में ये तो पता होगा चलने वाली कितनी है और नहीं चलने वाली कितनी है। पता चला कि सामने वाले ने आक्रमण कर दिया, और 100 बंदूकों से पता चला कि 80 तो चल ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे उन 100 को, तो कबाड़ा है। तो वैसे इसने अपनी भूमि की पैमाइश करा के ये पता किया कि मेरे पास कितनी उपयोगी जमीन है, इसलिए इसने भूमि का वर्गीकरण फसल की बारंबारता और उसकी उत्पादकता के आधार पर किया। तब तो वो लगान डिसाइड करेगा, तब तो वो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। तो चलिए आगे की प्रक्रिया, पूरा जिसका निर्धारण किया, कैसे निर्धारण किया, उसने क्या किया कि 10 वर्षों की पैदावार का औसत निकाला, कि आपके क्षेत्र में 10 वर्षों की औसत पैदावार कितनी हुई, और उसका कितना कर दिया बच्चों, 1/3 कर दिया, और अगले 10 वर्षों के लिए तय कर दिया बच्चों। जैसे कि आपके गांव में मैं आपके पास आया और आपसे पूछा कि भाई अगले 10 वर्ष का आप अपने आप मुझे वो बताइए, तो पटवारी से हमने निकलवाया उसका लेखा जोखा, कि सर अगले 10 वर्ष में इस गांव में इतनी पैदावार हुई। तो हमने क्या किया कि भाई मान लीजिए कि ये ऐसे निकालते हैं औसत, आप सबको पता होगा 10 वर्ष का, कि एक वर्ष ऐसे निकालेंगे हम इसका, कि एक वर्ष हुई 1 2 4 6 2 4 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 3, और हमने इसमें किसका डिवाइड कर दिया बच्चों, 2 का। तो आप ऐड कीजिए, 2 1 3 7 6 13 15 4 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22 23 और 25, तो कितना आ गया 25। मैं 10 का डिवाइड किया 2.5, ठीक है, कितना आ गया 2.5, है ना। या 2.5 को आप मान लीजिए कि ये 3 आ गया है, तो आप इसका किससे डिवाइड कर देंगे,
1/3 से कि भैया आपके पास औसत उपज कितनी है, प्रत्येक वर्ष आपकी कितनी निकली औसत उपज, मान लीजिए 3 निकली, तो और 1/3 कर दीजिए उसका, तो हर बार से आपको कितना देना पड़ेगा, अपने क्षेत्र से लगा 1 रुपये देना पड़ेगा, 1 कुंटल देना पड़ेगा, जो भी है ना। उसने जो लगान की राशि थी वो नगद में निर्धारित की थी, किसमें, नगद में निर्धारित की थी, ये भी आपको याद रहे। तो अगले 10 वर्षों के लिए आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास जो है औसत निकल के आया, यहाँ अगर हम मान लें कि आपका औसत कितना निकल के आया, 30 निकल के आया, है ना, कितना निकल के आया, 30 निकल के आया, ठीक है। 2.5 कितना निकल के आया, 30 निकल के आया, कि मान लीजिए सर 5 जोड़ दें हम, 1 हटा दें, 1 के स्थान पर हम 6 जोड़ दें, तो मान लीजिए इसका औसत उपज 30 आया, और 30 मतलब 3, ठीक है। तो 3 को 1/3 कर दो, है ना, पैदावार का औसत उपज का 3 का 1/3 किया तो 1 आ गया, तो 1 हमें अगले 10 वर्षों के लिए 1 रुपये देना है। और वसूली किसमें होती थी बच्चों, ये लागू जो की गई कितने वर्ष के लिए लागू की गई, 10 वर्षों के लिए। पूरा इसका निर्धारण कितने वर्षों का औसत उपज निकाल के किया गया, 10 साल का मतलब यही होता है, 10 मतलब 10 साल मतलब वर्ष, कि 10 वर्ष का इसमें औसत उपज निकाला जाता, तो अगले 10 वर्षों के लिए इसका निर्धारण कर दिया जाता था। अगली बात है, वसूली नगद में ली जाती थी, तो नगद में ली जाने के लिए एक क्या बनाई गई, सूची बनाई जाती थी। एक तरफ लिख दी जाती थी क्या, आपके अनाज, और एक तरफ लिख दी जाती थी दर, तो भैया गेहूं है तो गेहूं की दर लिख दी गई 2 रुपये, चावल है चावल की दर लिख दी गई आपकी 1 रुपये, ऐसे लिख दी जाती थी। और अलग अलग क्षेत्र में क्या होता था, अलग अलग दरें होती थी, क्योंकि आप सबको पता है कहीं ज्यादा फसल का उत्पादन हो गया तो वहाँ कीमत कम है, जहाँ कम फसल का उत्पादन हुआ मांग ज्यादा है वहाँ कीमत ज्यादा है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में फसलों का अलग अलग कीमत होता था। तो इसलिए इसने क्या किया, तब कैसे निर्धारित हो, कैसे नगद में ले हम, तो इसने क्या किया, अपने राज्य को दस्तूर में डिवाइड कर दिया, दस्तूर में आर्थिक इकाई बना दिया, आर्थिक की इस क्षेत्र में सरकार को एक आर्थिक, सरकार मतलब क्या होता था, जिला, जिला स्तर पर एक आर्थिक परगना और ग्राम स्तर पर, तो ये आर्थिक इकाई बना दी, छोटी छोटी इकाइयां डिफाइन कर दी कि एक छोटी इकाई ये हो गई प्रांत राज्य की, और एक आर्थिक इकाई मतलब उन क्षेत्रों में ये तय कर लिया गया था कि भैया यहाँ 10 साल में इतनी उपज होती है और उसमें इतनी कीमतों के आधार पर इतनी औसत आय होती है उस क्षेत्र की, ठीक है। और उस आधार पर इसने अनाज की दरों को सूची में कन्वर्ट कर दिया कि इस अनाज की ये दर होगी, ठीक। तो राज्य को आर्थिक इकाई में बांटा, और पिछले उस क्षेत्र की 10 वर्षों की इसने क्या निकाली, कीमतें निकाली, क्या निकाली, कीमतें निकाली। सबसे पहले तो इसने क्या किया, औसत उपज निकाली। दूसरी तरफ दूसरा काम किया, उस क्षेत्र में उस वस्तु की जो औसत उपज निकाली गई है उस वस्तु की कीमत कितनी थी, मान लीजिए गेहूं चावल सबकी इसने कीमतों की औसत निकाली, हाँ अगले 10 वर्ष की आर्थिक इकाई के रूप में डेवलप कर लिया कि भाई ये तो पता कर लो कि गेहूं की औसत कीमत कितनी रही, औसत उपज अलग बात है, औसत कीमत कितनी रही, मतलब उपज तो आपके यहाँ भाई ये मान लीजिए कितनी हो रही है 3, परंतु इसने देखा कि औसत जो कीमत है, कीमत कितनी है, कीमत है, औसत कीमत है 2 रुपये मान लीजिए, तो अब ये तय होगा भैया हमें ये 3 का गुणा कितने में कर दो, 2 में कर दो, है कि नहीं। तो भाई हर साल इनके यहाँ जो औसत उपज होती है वो 3 कुंटल होती है ना, मान लीजिए 3 कुंटल होती है, और हर वर्ष इसकी कीमत कितनी होती है, औसत कीमत कितनी होती है, 2 रुपये, तो 3 दूनी 6 हो गया, अब 1/3 कर दीजिए इसका, है ना, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी तो 2 रुपये आपको क्या देने पड़ेंगे इसके, भैया हर साल आपको 2 रुपये इसके देने पड़ेंगे, कि भैया 3 कुंटल आपके यहाँ गेहूं होता है और हर साल उसकी कीमत 2 रुपये होती है, माना कि माना है हमने, तो 1/3 के हिसाब से आपके ऊपर लगान बनता है हमारा 2 रुपये, तो आप 2 रुपये हमें अगले 10 वर्षों तक देते रहिएगा लगान के रूप में। तो जिले स्तर पर इसका संग्रहण कौन करता था बच्चों, सरकार को जिला कहा जाता था, जिला को क्या कहा जाता था, यहाँ सरकार कहा जाता था, परगना को तहसील कहा जाता था, और ग्राम को, ग्राम के स्तर पर मुकद्दम और पटवारी होते थे, सरकार के स्तर पर आमल गुजार होता था, ठीक है, ठीक है, और यहाँ परगना के स्तर पर आमिल नाम का अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, प्रांत के स्तर सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, परगना के स्तर पर आमिल, और गांव के स्तर पर मुकद्दम और पटवारी मिलकर जो राजस्व की राशि होती थी जो नगद में ली जाती थी तो उसकी वसूली करते थे, और वसूली करके उसे राजा तक पहुंचा दिया करते थे। तो याद रखिएगा ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व वृद्धि करना, और ये अगले 10 वर्षों के लिए अपनाई गई थी। अकबर ने अपनाई टोडरमल की सहायता से, और इसमें 10 वर्षों का औसत उपज निकाला जाता था, साथ में 10 वर्षों की औसत जो उस अनाज की कीमत थी वो भी निकाली जाती थी, औसत उपज और अनाज दोनों का गुणा कर दिया जाता था, और इसका 1/3 निकाल के ये तय कर लिया जाता था कि इस क्षेत्र से हमें लगान की कितनी वसूली करना है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे मनसबदारी व्यवस्था के साथ, आपके
साथ हम मनसबदारी एकता व्यवस्था पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर ने डेवलप की। एकता व्यवस्था हमें दिल्ली सल्तनत में दिखाई देगी, जहाँ विभिन्न प्रकार के जो भूमि के प्रांत थे उनको भूखंडों में बांट दिया गया और वहाँ एकता या बली या वीर की नियुक्ति की जाती थी इक्तेदार की, और वहां से वो राजस्व और प्रशासन के कार्य करता था। और वहाँ जो राजस्व शेष बचता था अपने समस्त खर्चों और व्यक्तिगत खर्चों को निकालकर उसे फवाजिल कहते थे। उस फवाजिल को वो है अपने सीधे राजा के पास, सुल्तान के पास राजकोष में जमा कराता था। इसका मुख्य कार्य रहता था ताकि राजा को भी दूरस्थ प्रदेश से बिना किसी प्रशासनिक असुविधा के लगातार राजस्व की प्राप्ति होती रहे, इसलिए इस व्यवस्था को डेवलप किया था। परंतु फिरोज तुगलक के काल में इक्तेदारों के पदों को वंशानुगत बना दिया गया। इस कारण से इक्तेदारी व्यवस्था ने सामंतवाद का रूप धारण कर लिया और यही मोहम्मद बिन तुगलक, जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश के साथ ही धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया, जिसके पश्चात बाबर ने इस राजनीतिक पतन और अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत में मुगल वंश की स्थापना की, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा पहले 1526 में, फिर खानवा का युद्ध लड़ा, फिर चंदेरी का और घाघरा का युद्ध लड़ा और अंततः 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात मुगल काल में हमें हुमायूं भी नजर आएगा, अकबर भी नजर आएगा। हुमायूं किस प्रकार से 4 युद्ध लड़ेगा, चौसा बिलग्राम का, सर हिंद मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो वहीं हुमायूं के पश्चात हमें अकबर, जो शुरुआत में पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में वो है पानीपत में लड़ते हुए नजर आएगा, जिसका संरक्षक बैरंग खां के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाएगा और इसमें अकबर की विजय होगी और इसमें हेमू की पराजय होगी, कि उस समय आदिल शाह सूर के सेनापति के रूप में, और भारत में वो राजा जिन्होंने दिल्ली पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण